हाँ जी नमस्कार। तो हमारा टीचिंग मेथड्स में चल रहा था बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, जिसमें हमने पहला जो बेसिक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, उसको हमने डिस्कस कर लिया। क्या है सिलेक्शन, क्यों सिलेक्शन ज़रूरी है, और जब किसी क्लास विशेष के लिए जैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किसी भी क्लास के लिए जिसमें इंग्लिश पढ़ानी है, तो सबसे पहले ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि किस क्लास में इंग्लिश के नाम पर क्या पढ़ाना है। दिस इज़ कॉल्ड सिलेक्शन। तो किसी भी क्लास के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का मैटर सेलेक्ट करना ही सिलेक्शन कहलाता है। और जब आप पर्टिकुलर किसी क्लास विशेष के लिए मैटर सेलेक्ट करें, उस समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। यदि आप सिलेक्शन के वक्त इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे प्रॉब्लम आएगी टीचर को टीचिंग कराने में और स्टूडेंट को उन टॉपिक्स को लर्न करने में। इसलिए देखो, कल भी मैंने बताया था कि लैंग्वेज नीड्स 3 सपोर्ट्स: पेडागोजिकल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड लिंग्विस्टिक सपोर्ट। ओके, अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जब हम ने जो बेसिक रूल्स थे सिलेक्शन के, उनको फॉलो करते हुए मैटर सेलेक्ट कर दिया, तो अब मैटर सेलेक्ट करने के बाद यानी आपने सिलेक्शन का प्रिंसिपल कंप्लीट कर लिया, उसको फॉलो कर लिया। मैटर सेलेक्ट करने के तुरंत बाद कि भाई इस क्लास में इंग्लिश लैंग्वेज में ये पढ़ाना है, अभी ये डिसाइड ही तो हुआ है। अब जब आपने मैटर सेलेक्ट किया था तो आपको ध्यान हो कि आपने फ्रीक्वेंसी का भी ध्यान रखा था, रेंज का भी ध्यान रखा था, लर्नेबिलिटी, टीचेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, कवरेज, रेंज, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा था। और इन सब चीज़ों को जब आप ध्यान रख रहे थे तो अलग अलग नेचर के वर्ड्स और अलग अलग नेचर के स्ट्रक्चर्स आप पीछे सेलेक्ट करके आए हो। तो अभी वो जितने भी स्ट्रक्चर और जितने भी वर्ड्स आपने सेलेक्ट किए हैं, किसी के पीछे कोई वजह, किसी के पीछे कोई वजह, वो अभी क्रम में नहीं है, अभी वो कोई निश्चित क्रम ही नहीं है, अभी तो वो बिखरे हुए पड़े, तितर बितर पड़े। और अगर आप ऐसे ही बिखरी हुई चीज़ों को स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दोगे तो आपको टीचिंग कराने में, टीचर को टीचिंग कराने में प्रॉब्लम आनी है और स्टूडेंट को लर्न करने में प्रॉब्लम आनी है। इसलिए मैटर सेलेक्ट करने के तुरंत बाद और पढ़ाने से पहले, अर्थात प्रेजेंटेशन से पहले, क्लास में पढ़ाना मतलब प्रेजेंटेशन देना, तो सिलेक्शन के बाद और प्रेजेंटेशन से पहले सेलेक्टेड मैटर को इजी बनाना बहुत ज़रूरी है। अब इजी कैसे बनाया जाएगा, आपको जैसा कि मैंने हिंट दिया था कि मैटर अभी आपने सेलेक्ट किया है, बिखरा हुआ पड़ा है, तितर बितर पड़ा है, उसको समेटो और तभी तो वो इजी बनेगा। तो यस, अब ये हमारी 10वीं क्लास यहाँ से शुरू हो रही है, क्लास नंबर 10। ये 10 नंबर क्लास है जी, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, ये है दूसरा प्रिंसिपल। ये सिलेक्शन के बाद नंबर 2 पे बारी आती है ग्रेडेशन की। और ग्रेडेशन का मतलब है टू मेक, ये लो थोड़ा मोटा लिख देता हूं, टू मेक द सेलेक्टेड मैटर यानी लैंग्वेज मैटर, टू मेक द सेलेक्टेड लैंग्वेज मैटर, मैटर बोल दो, मटेरियल बोल लो, टू मेक द सेलेक्टेड लैंग्वेज मटेरियल easy to teach and learn। तो सेलेक्टेड मैटर को इजी बनाना ही ग्रेडेशन कहलाता है। अब कैसे इजी बनाएंगे, फिर मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं कि जो आप मैटर सेलेक्ट करके आए हो, जो बिखरा हुआ पड़ा है, उसे एक निश्चित क्रम में, ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, सो दैट इट can be made easy to teach and easy to learn।
तो हम पहले अब इसकी बात करते हैं। तो ग्रेडेशन का मतलब है टू मेक द सेलेक्टेड लैंग्वेज मटेरियल इजी। अब सेलेक्टेड लैंग्वेज मटेरियल को इजी कैसे बनाया जा सकता है, तो इसके हमारे पास दो उपाय हैं, यानी दो नियम इसमें काम करते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं, पहली बात इसमें जो हम यूज करेंगे, पहला काम जो करेंगे, एक तो है बाय ग्रुपिंग। पहला जो तरीका है सेलेक्टेड मैटर को इजी बनाने का, वो पहला तरीका है ग्रुपिंग करके, यानी बाय ग्रुपिंग। और दूसरा है बाय सीक्वेंसिंग। बाय सीक्वेंसिंग, एक बात और ध्यान रखनी है, पहले ग्रुपिंग ही करनी है, उसके बाद सीक्वेंसिंग करनी है। ओके, तो कैसे होगी ग्रुपिंग, तो ध्यान से सुनना। दरअसल ग्रुपिंग के जो हैं 4 आधार हैं। पहला आधार है, हम करेंगे सेमेंटिक ग्रुपिंग। कौन सी ग्रुपिंग? सेमेंटिक ग्रुपिंग। जब एक तरफ हम सेमेंटिक ग्रुपिंग कर देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ इधर हम करेंगे सेमेंटिक सीक्वेंसिंग। इधर से ग्रुपिंग की, तो ग्रुपिंग करने के तुरंत बाद इधर हमने की सीक्वेंसिंग, तो सेमेंटिक सीक्वेंसिंग। अब ग्रुपिंग जो है, ये जो सेमेंटिक ग्रुपिंग है, ये होती है जी, जो आपने वर्ड्स और स्ट्रक्चर सेलेक्ट किए हैं, उनमें आपको ये देखना है कि कौन कौन से वर्ड्स, जितने भी आप सेलेक्ट करके आए हो, कि कौन कौन से वर्ड्स मीनिंग के मामले में नियर बाय मीनिंग देने वाले हैं। यानी जो नियर बाय मीनिंग देने वाले, यानी सिमिलर मीनिंग देने वाले, अर्थात आप सिनोनिम कह सकते हो, लगभग एक जैसा मीनिंग देने वाले वर्ड्स को आप एक ग्रुप में कलेक्ट कर लीजिए, तो समझ लो आपने सेमेंटिक ग्रुपिंग कर दी। वापस सुन लो, आप ढेर सारे वर्ड्स वहां सेलेक्ट करके आए हो, तो उन ढेर सारे वर्ड्स में से आप ये देखो कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो मीनिंग के मामले में इक्वल हैं, यानी जो नियर बाय मीनिंग रखते हैं, अर्थात जो मीनिंग में सेम है। और मीनिंग में सेम जितने भी वर्ड्स आपको मिले, उनको आप एक ग्रुप में अरेंज कर दीजिए। और यदि आप उनको एक ग्रुप में अरेंज कर रहे हो, तो यही आपकी कहलाती है सेमेंटिक ग्रुपिंग। तो बताओ सेमेंटिक ग्रुपिंग का आधार क्या है? यह होती है अकॉर्डिंग टू सेमनेस ऑफ मीनिंग। अकॉर्डिंग टू सेमनेस ऑफ मीनिंग, यानी मीनिंग की समानता के आधार पर। तो ये मीनिंग की समानता के आधार पर हो गई। अब आपने मीनिंग की समानता रखने वाले वर्ड्स को एक ग्रुप में रख दिया, लेकिन अब ध्यान रखो कि वो वर्ड्स, उनमें से हो सकता है कि कोई वर्ड स्पेलिंग के मामले में डिफिकल्ट हो, कोई वर्ड इजी हो, कोई एवरेज हो सकता है कि किसी उनमें से किसी वर्ड को स्टूडेंट्स को लर्न करना इजी हो, कुछ ऐसे हो जिनको लर्न करना डिफिकल्ट हो, कुछ एवरेज हो। तो अब आप क्या करोगे कि आपने मीनिंग के आधार पर जो ग्रुपिंग कर दी, मीनिंग के आधार पर ग्रुपिंग करने के तुरंत बाद आप उस मीनिंग के आधार पर ही सीक्वेंसिंग कर दो। अर्थात सबसे पहले इजी वर्ड, जो चाहे स्पेलिंग के मामले में इजी हो, प्रोनाउंसिएशन के मामले में इजी हो, यानी इजी टू लर्न। तो अब जो सेमेंटिक सीक्वेंसिंग जो होगी, वो सेमेंटिक सीक्वेंसिंग में यहां से ग्रुप में जितने भी वर्ड्स आपने, अरे यार ये लो ढंग से समझ लो आप, कि सपोज सर्कल छोटा बना है, सपोज मीनिंग की समानता के आधार पर आपने वर्ड्स ले लिए, वहाँ जो वर्ड्स आपने सेलेक्ट करके आए थे उनमें से आपने जिनकी मीनिंग सेम है, उन वर्ड्स को आपने यहाँ रख दिया। सपोज कहा है मैंने, जैसे यहाँ रख दिया जी अगली, डर्टी, इम्प्योर। ये लो थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ सर्कल को,
अनक्लीन, पॉल्यूटेड, पॉल्यूटेड, इधर लिख दिया कॉन्टामिनेटेड। अब ये वर्ड्स जो आएंगे वो क्लास स्टैंडर्ड के हिसाब से आएंगे, ये थोड़ी कि पहली क्लास में आप इन वर्ड्स को पढ़ाओगे। ये नमूने के रूप में मैंने रखा है कि सपोज ये वर्ड्स जो मीनिंग के मामले में लगभग सेम मीनिंग दे रहे हैं, अगली मतलब भद्दा, डर्टी मतलब गंदा, इम्प्योर कहते हैं अशुद्ध, अनक्लीन भी अशुद्ध, पॉल्यूटेड प्रदूषित, कॉन्टामिनेटेड अपवित्र, लगभग सेम मीनिंग दे रहे हैं। तो अब आप क्या करोगे, ये तो आपने ग्रुपिंग कर दी, अब आप सेमेंटिक ग्रुपिंग करने के तुरंत बाद करोगे सेमेंटिक सीक्वेंसिंग। तो इनमें से सबसे पहले आप वो वर्ड सेलेक्ट करोगे जिसको स्पेलिंग के मामले में, प्रोनंसिएशन के मामले में बच्चे को समझना आसान हो और टीचर उसको डिफरेंट तरीके से समझा सके, और साथ ही आपको शुरुआत वहां से करनी है कि ज़्यादातर बच्चा उस वर्ड को सुनता आ रहा हो। तो यहां हमें ध्यान देना है जी, क्योंकि सीक्वेंसिंग में, मैं आपको बाद में बताऊंगा, सीक्वेंसिंग में 3 चीज़ मायने रखती हैं। सीक्वेंसिंग में 3 चीज़ मायने रखती हैं। पहली फेमिलियरिटी, दूसरी सिंप्लिसिटी और तीसरी टीचेबिलिटी। अब जब हम सीक्वेंसिंग करते हैं तो ये जो मैटर ग्रुप्ड किया है, सेलेक्ट के बाद जो ग्रुप किया है, उसको आप कैसे लेके जाओ। फेमिलियरिटी के केस में नॉन टू अननोन, सिंप्लिसिटी के लिए सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, टीचेबिलिटी के लिए आप उसको लेंगे कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। आई थिंक ये टीचिंग मैगजिम्स होते हैं और मैं आगे आपको इनके बारे में और बताऊंगा। लेकिन जो मैं अभी बता रहा था कि सेमेंटिक ग्रुपिंग करने के तुरंत बाद आप सेमेंटिक सीक्वेंसिंग करेंगे। तो इनमें से सबसे पहले वो वर्ड लोगे आप जो बच्चे को समझना आसान हो, यानी टीचर उसको आसानी से पढ़ा सके, बच्चा उसके बारे में नॉन टू, यानी बच्चा उसके बारे में जानता हो, उसने कहीं सुना हो। तो इस तरह से आपको इसको लेके चलना है। तो इनमें से सपोज आपने सबसे पहले ले लिया डर्टी, इस वर्ड को पहले रख दिया, फिर उसके बाद रख दिया अगली, फिर उसके बाद रख दिया आपने इम्प्योर, इसके बाद रख दिया अनक्लीन, इतना आप जानते हैं। इसके बाद रख दिया पॉल्यूटेड, इसके बाद रख दिया आपने कॉन्टामिनेटेड। अब आपने ये सीक्वेंसिंग कर दी, सीक्वेंसिंग मतलब क्रम में जमा दिए। अब जब क्रम में जमाए थे आपने तो क्या ध्यान रखा था कि आपने शुरुआत में वो वर्ड रखना है जिसे टीचर आसानी से टीच कर सके, पढ़ा सके और बच्चा उसको आसानी से सीख सके। तो यहां आप 3 सिद्धांतों का पालन करोगे, नॉन टू अननोन के सिद्धांत का, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स के सिद्धांत का, और साथ ही कॉन्क्रीट, जिसको कहते हैं आप हिंदी में मूर्त, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त। वापस आ जाओ, नॉन टू अननोन मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मतलब सरल से जटिल की ओर, और कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट बोले तो मूर्त से अमूर्त की ओर। तो इस तरह से आपने सेमेंटिक ग्रुपिंग कर दी और इधर हो गई सेमेंटिक सीक्वेंसिंग। दूसरा आपका ग्रुपिंग का जो आधार है, पहला तो सेमेंटिक ग्रुपिंग हो गई, दूसरा जो आधार है आपका ग्रुपिंग का वो है लेक्सिकल ग्रुपिंग। लेक्सिकल, इधर लेक्सिकल ग्रुपिंग होगी तो इधर होगी लेक्सिकल सीक्वेंसिंग।
अब आप समझ गए होंगे लेक्सिकल ग्रुपिंग का जो आधार है वो है अकॉर्डिंग टू सेमनेस ऑफ सिचुएशन। ध्यान रखना, सिचुएशन और कंटेक्स्ट। यानी दूसरा ये जो आधार लिया हमने लेक्सिकल ग्रुपिंग, इसके पीछे जो मेन आधार काम करता है वो है सिचुएशन की समानता यानी कंटेक्स्ट की समानता। अर्थात आपको ऐसे वर्ड्स को एक ग्रुप में लाना है जो वर्ड्स सेम सिचुएशन को बिलोंग करते हो। सेम सिचुएशन, जैसे आप ढेर सारे वर्ड्स उधर सेलेक्ट करके आए हो, जैसे अंकल, आंट, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ऐसे वर्ड्स आपने सेलेक्ट किया था किसी वजह से। तो आप इन वर्ड्स को एक ग्रुप में लाओ, क्योंकि ये सारे वर्ड्स एक सिचुएशन को बिलोंग करते हैं और उस सिचुएशन का नाम है फैमिली। तो फैमिली हो गई सिचुएशन, और इस सिचुएशन से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं आप उनको एक ग्रुप में रख दीजिए। वो जो आपकी ग्रुपिंग है वो कहलाएगी लेक्सिकल ग्रुपिंग। जैसे आपको खूब पता है एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, लीची, गुआवा, तमाम ये क्या है? फ्रूट। तो फ्रूट जो है एक सिचुएशन है। अब फ्रूट से रिलेटेड, यानी ये जो फ्रूट एक सिचुएशन है, इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं उनको आप एक ग्रुप में रख दीजिए। दिस इज कॉल्ड लेक्सिकल ग्रुपिंग। इसके अलावा जैसे आपने देखा सर, मैडम, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, चेयरमैन, पीएन, अब ये जो है जितने भी वर्ड्स हैं ये एक सिचुएशन को बिलोंग कर रहे हैं बच्चे के केस में, और उस सिचुएशन का नाम क्या होगा? स्कूल या कॉलेज, हाँ या ना? तो सेम सिचुएशन से बिलोंग करने वाले वर्ड्स को एक ग्रुप में रखना ही क्या कहलाएगा? लेक्सिकल ग्रुपिंग। अब इस ग्रुप में आपने जितने भी वर्ड्स आपने लिए हैं उन वर्ड्स का आप वही सीक्वेंसिंग में लाइए। फिर सबसे पहले उनमें से वो वर्ड आपको लेना है जो इजी हो, पढ़ाना इजी हो, पढ़ना इजी हो। अब पढ़ना और पढ़ाना कैसे इजी होगा? यानी बच्चा उसका आसानी से उच्चारण कर सके, उसको लिखने में प्रॉब्लम ना हो, साथ ही उसकी स्पेलिंग सही, मतलब स्पेलिंग या लर्न करने में बच्चे को प्रॉब्लम ना आए। ये सब इसी की वजह से ये सारे काम किए जाते हैं। तो सबसे पहले अब ये हो गई लेक्सिकल ग्रुपिंग। लेक्सिकल ग्रुपिंग के तुरंत बाद आपने इधर क्या करनी है? लेक्सिकल सीक्वेंसिंग। यानी लेक्सिकल ग्रुपिंग के लेक्सिकल ग्रुप में जो भी वर्ड्स आए उनमें से सबसे पहले सिंपल, कंक्रीट और नॉन, उस वर्ड को आपको पहले रखना है और फिर आगे बढ़ते हुए जाना है। ओके, इससे बच्चा मोटिवेट होता है, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होता है, और जब शुरुआत इस तरह से हो जाती है तो आगे कठिन से कठिन चीज़ को बच्चा आसानी से समझ जाता है। ओके, तीसरा जो आधार है ग्रुपिंग का वो है जी ग्रामेटिकल ग्रुपिंग। ग्रामेटिकल ग्रुपिंग, जैसा कि नाम है ग्रामेटिकल ग्रुपिंग, ये दरअसल होती है जी अकॉर्डिंग टू सेमनेस ऑफ स्ट्रक्चर। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स की समानता के आधार पर, अकॉर्डिंग टू सेमनेस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की समानता के आधार पर। अब एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की समानता के आधार पर क्या है? आपने ढेर सारे स्ट्रक्चर सेलेक्ट किए थे किसी ना किसी वजह से। अब आपको एक ग्रुप में वो स्ट्रक्चर लाने हैं, यानी वो सेंटेंसेस को एक ग्रुप में रखना है जो स्ट्रक्चर के मामले में सेम हो। जैसे
आप इसमें ग्रुप में रख दिया, आपने क्या रख दिया कि ऐसे सेंटेंस रख दिए जिनका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट और वर्ब, जैसे ही गोज़, शी गोज़, ही इज़ रीडिंग, शी इज़ रीडिंग, दे प्ले। तो इन सब का स्ट्रक्चर क्या है, क्या सूत्र है इनका, सब्जेक्ट और वर्ब। तो पहले आप जैसे स्ट्रक्चर तमाम है, सब्जेक्ट वर्ब वाले का एक ग्रुप बना दिया, दूसरा ग्रुप बना दिया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का ग्रुप बना दिया, फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट का ग्रुप बना दिया, सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब का ग्रुप बना दिया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ग्रुप बना दिया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का ग्रुप बना दिया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एडवर्ब। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत कठिन लग रही होंगी, लेकिन सुनना है कि शुरुआत में हम सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट और वर्ब। तो सब्जेक्ट वर्ब से रिलेटेड 8-10 सेंटेंस हम एक ग्रुप में लिख देंगे, जैसे ही गोज़, दे प्ले, शी गोज़, इस तरह से लिख देंगे और सब्जेक्ट को भी बढ़ाते चलेंगे। अब आपको पता है कि सब्जेक्ट बनने का काम अगर कोई सिंगल वर्ड करता है तो या तो वो नाउन है या प्रोनाउन है। अब सब्जेक्ट का भी साइज़ बढ़ाते चलेंगे हम, सब्जेक्ट में नाउन वाला सब्जेक्ट ले लिया या प्रोनाउन ले लिया, नाउन फ्रेज ले ली, नाउन क्लॉज ले ली, जीरंड ले लिया, इन्फिनिटिव ले लिया, ये तमाम बातें हैं। खैर अभी आप इतना समझो। तो सब्जेक्ट वर्ब पर आधारित सेंटेंस आपने एक ग्रुप में रख दिए, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के आधार पर आपने एक ग्रुप में रख दिए। ऐसे आपने स्ट्रक्चर्स के आधार पर, स्ट्रक्चर की ऐसे सेंटेंसेस जो सेम स्ट्रक्चर पर हैं आधारित, उनको आपने एक ग्रुप में रख दिया। तो इधर आपने ग्रामेटिकल ग्रुपिंग करने के तुरंत बाद इधर आपको करनी है ग्रामेटिकल सीक्वेंसिंग। अब ग्रामेटिकल सीक्वेंसिंग में जैसा कि आप शुरुआत में ही आपको समझ लेना चाहिए था, ग्रामेटिकल सीक्वेंसिंग में सबसे पहले हम कौन से सेंटेंस पढ़ाएंगे बच्चे को, जिनका स्ट्रक्चर बेसिक है। और बेसिक स्ट्रक्चर वाले कौन से हैं, जैसे सब्जेक्ट वर्ब वाले सेंटेंस पहले पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाले पढ़ा देंगे। फिर बच्चे को ये ज्ञान होना चाहिए देंगे आगे कि सब सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद वाला जो यूनिट है, यानी वर्ड जो होता है या जो एलिमेंट होता है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं होता। लेकिन सब्जेक्ट वर्ब के बाद पहले आप इसको प्रायोरिटी देंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाले को। उसके बाद फिर समझाओगे कि वर्ब के बाद में आने वाला हर एलिमेंट ऑब्जेक्ट नहीं होता। हो सकता है कि सब्जेक्ट वर्ब के बाद वाला एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट हो, या हो सकता है सब्जेक्ट वर्ब के बाद में आने वाला एलिमेंट एडवर्ब हो। फिर जैसे जैसे बच्चे क्लास बढ़ती जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रक्चर बढ़ते जाएंगे, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब तक पहुंचा दिया, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट्स लगाने लिए, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला रख दिया, फिर आपने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एडवर्ब वाला। तो इस तरह से जैसे जैसे क्लास स्टैंडर्ड बढ़ता है वैसे वैसे स्ट्रक्चर्स का भी स्टैंडर्ड बढ़ता चलेगा। तो मैंने एक नमूना बताया भाइयों कि इधर आपने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, सेम ग्रामेटिकल सूत्र पर आधारित सेंटेंस को एक ग्रुप में रख दिया, फिर उस ग्रुप में से उठा करके आप यहाँ इजी सेंटेंसेस को इधर से पढ़ाओगे तो वो सीक्वेंसिंग हो जाएगी। ओके, अब आपका है इसमें ग्रुपिंग में नंबर 4, और नंबर 4 जो है ग्रुपिंग में वो आता है जी फोनेटिक ग्रुपिंग। कौन सा, फोनेटिक नहीं, फोनेटिक ग्रुपिंग। तो अब इधर आता है जी फोनेटिक ग्रुपिंग। फोनेटिक ग्रुपिंग। अब आपको पता होना चाहिए, जैसा नाम है फोनेटिक ग्रुपिंग है अकॉर्डिंग टू सेमनेस ऑफ साउंड, अर्थात साउंड की समानता के आधार पर।
किसके आधार पर? साउंड की समानता के आधार पर। अब आपको पता है कि ये साउंड की समानता के आधार पर क्या है, मैं आपको बताऊं। इंग्लिश में ए से लेके जेड तक 26 अक्षर हैं, लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट के, लेकिन इन 26 अक्षरों में से 44 यानी 44 साउंड्स निकलती हैं। साउंड्स कहा है मैंने। और उन 44 साउंड्स में से 24 यानी 24 कंसोनेंट साउंड्स हैं और 20 वावल साउंड्स हैं। तो ये तो खैर हम फोनेटिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहीं से आप बात समझो कि बच्चे को जब आप साउंड पढ़ाओगे तो एक ही साउंड को समझाने के लिए आपको 5, 7, 10 वर्ड्स बच्चे के सामने इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? तो ये 5, 7, 10 वर्ड्स आप जो इंट्रोड्यूस करोगे वो वर्ड फिक्स हो जाने चाहिए। अब वो वर्ड फिक्स हो गए कि मतलब आपने उन वर्ड्स को, जो सेम साउंड जहां से आएगी वो वर्ड्स आपने पहले से ही फिक्स कर लिए, तो वो एक ग्रुप बना लिया आपने। तो साउंड की सेमनेस पर आधारित, सपोज आपको साउंड बच्चे को समझानी है, जैसे कंसोनेंट साउंड पढ़ा रहे हो आप, तो जैसे पे की साउंड पढ़ानी है, तो पे की साउंड के लिए आपको वर्ड्स लिखने हैं। जैसे अब पे की जो साउंड है इंग्लिश के कई लेटर से निकलती है नहीं निकलती, तो वो वर्ड्स आपको लिखने जिनमें से अलग अलग लेटर्स में से पे की साउंड निकले। तो सेम साउंड से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को एक ग्रुप में लाना ही फोनेटिक ग्रुपिंग कहलाता है। और जब आप फोनेटिक ग्रुपिंग कर दोगे तो अब आप सोच रहे होंगे साहब फोनेटिक सीक्वेंसिंग करेंगे। नहीं, फोनेटिक सीक्वेंसिंग नहीं होती, क्योंकि कोई भी साउंड इजी और डिफ़िकल्ट नहीं है। इसके आधार पर साउंड में इसके आधार पर कोई अंतर नहीं है। तो कुल मिलाकर के ग्रुपिंग तो 4 आधार पर करेंगे। तो पहला आधार क्या था? सेमेंटिक ग्रुपिंग। तो उधर सेमेंटिक ग्रुपिंग की तो सेमेंटिक सीक्वेंसिंग भी की। दूसरा ग्रुपिंग किया हमने लेक्सिकल ग्रुपिंग, इधर लेक्सिकल ग्रुपिंग की तो उधर लेक्सिकल सीक्वेंसिंग की। इधर फिर हमने नंबर 3 पर ग्रामेटिकल ग्रुपिंग की तो उधर ग्रामेटिकल सीक्वेंसिंग की। और नंबर 4 पे इधर हमने फोनेटिक ग्रुपिंग की। अब फोनेटिक ग्रुपिंग तो कर दी, लेकिन फोनेटिक सीक्वेंसिंग नहीं की जाती, क्योंकि कोई भी साउंड सरल या कठिन नहीं होती। साउंड सब सेम है। मतलब सेम का मतलब है किसी भी साउंड को कैसे भी पढ़ा जा सकता है, आइसोलेटेड फॉर्म में पढ़ा जा सकता है। ओके, तो ये हमने किस में काम किया? ग्रेडेशन में। अब आप इन सब को समझने के बाद नीचे एक नोट डाल के लिख लेना जो मैं अब लिख रहा हूं। ओके, sequencing makes the selected matter language material तो सीक्वेंसिंग जो है वो सेलेक्टेड लैंग्वेज मटेरियल को बनाती है। कैसा बनाती है? तो जैसा कि मैंने बताया था कैसा बनाती है, फैमिलियर। अब फैमिलियर कैसे बनाती है कि जब आपने उसको सीक्वेंसिंग की, किस क्रम में? एक टीचिंग मैक्सिम है जिसको आपने फॉलो किया फैमिलियर बनाने के लिए, और वो है नोन टू अननोन। नोन टू अननोन का जो टीचिंग मैक्सिम है उसको आपने फॉलो किया
सीक्वेंसिंग में तो सेलेक्टेड मैटर कैसा बन जाएगा, फेमिलियर, जाना पहचाना सा, अर्थात जिसमें आपने देखा था कि जितने भी ग्रुपिंग की थी उधर फोनेटिक को छोड़ करके बाकी जो ग्रुपिंग थी उसमें सबसे पहले सीक्वेंसिंग के नाम पे सबसे पहले वो वर्ड रखना है जो इसके बारे में बच्चे ने सुन रखा हो, लोग बोलते हो बच्चा सुनता हो, तो उसको कहेंगे नॉन। तो पहले नॉन, उसके बाद इधर चलो क्रम नॉन टू अननोन। दूसरा सीक्वेंसिंग से क्या होगा, फेमिलियर के अलावा सेलेक्टेड मटेरियल कैसा बनेगा, सिंपल, यानी सिंप्लिसिटी का गुण आएगा। यहां से आएगा फेमिलियरिटी का गुण, यहां से आएगा सिंप्लिसिटी का गुण, जिसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया सिंपल। और सिंपल के लिए आप कैसे जाओगे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यहाँ एक टीचिंग मैक्सिम होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से कठिन की ओर। और तीसरा है आपका टीचेबिलिटी, टीचेबिलिटी। और टीचेबिलिटी के लिए आप जो सीक्वेंसिंग करते हो उसमें क्या ध्यान रखते हो, और उसमें जो टीचिंग मैक्सिम है, शिक्षण सूत्र जो है वो है जी आपका कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट कहते हैं मूर्त और अब्स्ट्रैक्ट कहते हैं अमूर्त, अर्थात मूर्त से अमूर्त की तरफ। अब सिर्फ ये सुनने की बातें नहीं है, मैं पीछे करके आया हूं कि क्या बातें थी, आप इजीली दिमाग लगा सकते हो, खुद के अंदर क्रिएटिविटी लाओ, सोचो अपने आप को। आप ये मान के चलो कि आपके पास जिम्मेदारी है, सपोज़ आज ध्यान रखना कि आपको मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि कोई ये जिम्मेदारी लो कि मेरे को इंग्लिश का जो है कोर्स मैटर यानी जो मैटर है पढ़ाने के लिए वो सेलेक्ट करना है 4th क्लास के लिए या 5th के लिए या 7th या 8th के लिए। तो आप जब मैटर सेलेक्ट करोगे तो क्या क्या बात ध्यान रखोगे, फिर मैटर को ग्रेडेड करोगे तो ग्रेडेशन में किस तरह से ग्रुपिंग लाओगे, किस तरह से सीक्वेंसिंग करोगे। आप बुद्धिजीवी हो, टीचर हो, तो आप ये सारी बातें सोच सकते हो। अब देखो मैं यहाँ सिर्फ सैंपल के रूप में चीज़ों को रख सकता हूँ, नमूना बता सकता हूँ, थोड़ी सी क्रिएटिविटी आपके अंदर आनी चाहिए। ओके, तो ये था हमारा ग्रेडेशन। तो ग्रेडेशन का जो मेन पर्पस है वो क्या है जी, सेलेक्टेड मैटर को इजी बनाना। जो मैटर आपने सेलेक्ट किया है लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए, पढ़ाने से पहले उस मैटर को यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा इजी बना लोगे तो भाई साहब दोनों को ही सुविधा है। टीचर को उस मैटर के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको पढ़ाना, यानी लेसन्स जो भी हैं उनको पढ़ाना आसान हो जाएगा और विद्यार्थी को लर्न करना आसान हो जाएगा। तो इससे अच्छी क्या बात है जिसमें विद्यार्थी को लर्न करना आसान है, टीचर को टीचिंग कराना आसान है। इससे बढ़िया तो कोई काम नहीं है क्या? आई थिंक नहीं है। अब बात हमारी होगी अगले वाले बेसिक प्रिंसिपल की, और अगला वाला बेसिक प्रिंसिपल है, इसका मतलब आपने मैटर सेलेक्ट कर दिया, उसको ग्रेडेड कर दिया, मतलब इजी बना लिया। अब बस उसको लेसन वाइज, टॉपिक वाइज बच्चे के सामने परोसना है। ये ध्यान में रखते हुए कि विद्यार्थी के सारे एम्स फुलफिल हो जाएं, विद्यार्थी के जितने भी एम्स हैं लैंग्वेज लर्निंग के वो एम्स फुलफिल हो जाएं, विद्यार्थी अपने एम्स को हासिल कर ले। इस तरह से आपको लेसन वाइज अब अपने टॉपिक्स को क्लासरूम में बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है। तो तीसरा जो बेसिक प्रिंसिपल आएगा आप समझ गए होंगे, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन। ओके, मैं नोट करता हूं। हाँ जी, तो अब बारी आ रही हमारी प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन। ये थोड़ा
बड़ा चलना है, क्योंकि देखो आपके पास अब मैटर निश्चित हो गया कि ये मैटर आपको पढ़ाना है। अब उस मैटर को स्टूडेंट्स के सामने इस तरह से प्रेजेंट करना है कि स्टूडेंट्स क्लासरूम में जब बैठें तो कोई बोरिंग फील ना करें, क्लासरूम का एटमॉस्फेयर एनर्जेटिक रहे, डायनेमिक रहे, मोनोटोनस ना हो, क्लासरूम का एटमॉस्फेयर डल ना हो, बच्चे टीचर को अवॉइड ना करें, बच्चे समझें, इंटरेस्ट लें, टीचर की बात पे अटेंशन दें, टीचर को कंसंट्रेट करें, टीचर के साथ पार्टिसिपेट करें। तो वो सारे तरीके टीचर को अब अपनाना ज़रूरी है। अब यहाँ दो चीज़ निश्चित हो गई, मतलब अब अगर हम बात करें तो टीचर निश्चित है कि किस टीचर ने पढ़ाना है, मैटर सुनिश्चित हो ही गया कि क्या मैटर पढ़ाना है, और स्टूडेंट्स निश्चित है ही कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं और कौन कौन है। ये जब सुनिश्चित हो गए तो अब सारी जिम्मेदारी किसकी है? टीचर की, कि टीचर बेहतर से बेहतर टीचिंग मेथड का प्रयोग करे, टीचिंग अप्रोच का प्रयोग करे। मैं अगली क्लास में जब ये टॉपिक हो जाएगा बेसिक प्रिंसिपल्स वाला, जब मैं बताऊंगा कि आखिरकार मेथड और अप्रोच दोनों में अंतर क्या होता है, दो ही नहीं तीनों में बताऊंगा, मेथड, अप्रोच एंड टेक्निक, जिसको कहते हैं हम स्ट्रेटजी। अब आप तो उस चीज़ को इन शॉर्ट समझो। तो मैं क्या कह रहा था कि जब टीचर सुनिश्चित हो गया, स्टूडेंट सुनिश्चित हो गए, मैटर सुनिश्चित हो गया, क्लासरूम सुनिश्चित हो गया है, वो तो अलग बात है कि क्लासरूम आप चेंज कर सकते हो, लेकिन स्कूल तो सुनिश्चित हो गया ना। अब टीचर सेलेक्टेड मैटर को लेसन वाइज, टॉपिक वाइज इस तरह से कोई ऐसा इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड या अप्रोच, टेक्निक, स्ट्रेटजी का प्रयोग करे जिससे स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा उस लेसन को समझ सकें। अब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी लेसन स्टूडेंट्स तभी समझ सकता है जब टीचर क्लासरूम में उस लेसन को ओरली प्रेजेंट करे। प्रेजेंटेशन के समय स्टूडेंट्स में उस लेसन, जो लेसन प्रेजेंट किया है, उस लेसन में से संबंधित नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स जो पहले बेसिक्स में आपको मैं बता के आया हूं। देखो, जैसा कि मैंने बताया था, टीचर चाहे कितना ही बड़ा विद्वान है, अच्छे से अच्छा मेथड, अप्रोच, टेक्निक यूज कर रहा है, अच्छे से अच्छे टीचिंग एड का प्रयोग कर रहा है, लेकिन यदि कोई स्टूडेंट या स्टूडेंट्स में नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की मौजूदगी नहीं है उस समय, अर्थात इंटरेस्ट नहीं है उनके मन में, ना उनकी सोच ठीक है, मैंने कहा ना सोच ठीक है, यानी सोच उनकी छोटी है या नेगेटिव है, या ना उनका कोई अभिरुचि है, तो टीचर कितने ही बढ़िया से बढ़िया मेथड अपना ले, टीचर कितना भी जोर लगा ले, ज़्यादा से ज़्यादा क्या जोर लगाएगा? बच्चों से ये तो पूछेगा हाँ भाई समझ में आया, तो बच्चे तो कहते हैं हाँ जी आ रहा है। अब आ रहा है कि जा रहा है वो तो वो बच्चा जाने कि कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। अब उसका तो बाद में पता चलेगा। अब आपके पास जवाब है कि टीचर क्वेश्चन पूछ के पता कर ले। चलो टीचर ने क्वेश्चन पूछ लिया ये पता करने के लिए कि बच्चे की समझ में आया कि नहीं आया, लो खड़ा हो गया जी, वो तो नहीं आया तो नहीं आया, क्या मारोगे, पीटोगे, कूटोगे, क्या करोगे, कंप्लेन करोगे, क्या करोगे? अजी ये चीज़ें इस तरह से नहीं चलती, यहाँ मनोविज्ञान का ध्यान रखना पड़ता है। तो भाइयों, इन सब चीज़ों के लिए इन सब चीज़ों के पीछे हमारे जितने भी, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हों, भाषाविद हों, इन सब लोगों ने बड़ी रिसर्च कर रखी है। तभी तो आप साइकोलॉजी पढ़ते हो, साइकोलॉजी करते रहते हो, लेकिन उसका व्यवहार में प्रयोग करना भी आपको आना चाहिए। बस साइकोलॉजी करने से कुछ नहीं होता है। साइकोलॉजी, चलो आओ। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन में वही बेसिक बात। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है? टू प्रेजेंट
a lesson or topic or a certain language matter before the students, before the students। अर्थात विद्यार्थियों के सामने जो तय किया गया लेसन है, टीचर ने डिसाइड किया है कि लेसन प्लान कर लिया उसने कि मैं इस लेसन को आज पढ़ाऊंगा, तो जो भी लेसन डिसाइड उसने किया है या जो भी टॉपिक उसने डिसाइड किया है, अर्थात लैंग्वेज में जो भी मैटर डिसाइड किया है, उस मैटर को स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करना ही तो प्रेजेंटेशन कहलाता है। तो अब आपको ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहली बात है, बेसिक जो बात है, बेसिक वो बात क्या है? क्या बात है बेसिक? कि टीचर क्या कर रहा है? प्रेजेंट्स a lesson before the students, ये स्टूडेंट्स, ये लो बिफोर द स्टूडेंट्स। तो भाई वो लेसन स्टूडेंट्स की समझ में तभी आएगा जब स्टूडेंट्स में नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की मौजूदगी होगी। तो मैं यहां बता रहा हूं, तो स्टूडेंट्स में नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की मौजूदगी अगर होगी तो हम कह सकते हैं लेसन लर्निंग, यानी जब नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की मौजूदगी होगी तो टीचर इजीली उस लेसन के बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स को स्टूडेंट्स में डेवलप कर पाएगा। वापस आ जाओ, बेसिक बात है ये, बेसिक पॉइंट। टीचर जब भी कोई लेसन प्रेजेंट करे बिफोर द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स में नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की मौजूदगी होना जरूरी है। अब नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स कौन से? एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, बताए थे ना, उनकी फीलिंग, अंदर से चाहत। तो ये सब कुछ, अरे कहते थे ना बच्चे जब पढ़ना चाहेंगे तभी तो टीचर पढ़ा पाएगा, तो वो जो उनकी चाहत है, तो यानी उनमें नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की मौजूदगी होगी तो ही टीचर इजीली उस लेसन के जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको पता है हर लेसन के बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स बताया था ना, केसी, आसी, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। तो टीचर तभी जो है स्टूडेंट्स में बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स को डेवलप कर पाएगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स में नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की मौजूदगी होना
ज़रूरी है। और भाई अगर नहीं है तो टीचर, देखो मैंने बार बार कह रहा हूँ, कैसी ही टेक्निक अपना ले, मेथड अपना ले, टीचर स्टूडेंट्स में उस लेसन के बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स को डेवलप नहीं कर पाएगा। और जब नहीं कर पाएगा तो उस लेसन की लर्निंग ही जब नहीं हो पा रही है तो टीचिंग को हम कैसे सक्सेसफुल कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। तो बस अब हम यही बात करेंगे कि जब टीचर एक लेसन प्रेजेंट करे तो वो ऐसे कौन से तरीके अपनाए, ऐसे कौन से मेथड्स अपनाए, ऐसी क्या चीज़ें अपनाए जिनसे उसकी टीचिंग सक्सेसफुल हो। इसकी बात हम करेंगे अब अगली वीडियो में। ओके, तब तक के लिए नमस्कार।